जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो देखेंगे ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही आज सेट नंबर जो है 5 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 सेट कंप्लीट है तो उसको भी आप जा करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिएगा तो बिहार के जो है एडिटोरिया की तरफ से जो है ये पब्लिकेशन की तरफ से बुक आया है जिसमें कुल मिला के 15 सेट दिया हुआ है। ठीक है, इस सेट का जो है आप टारगेट लेके चलना है जो 90 प्लस क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए, फिर काट उठ के आपका लगभग 85 प्लस जो है आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये आपको किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपको हुआ था किसके किसके? अंग्रेज और जो टीपू सुल्तान है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इसमें कहा जाता है टीपू सुल्तान की जो है हार हुई थी। उसके बाद फिर देखिए तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें लॉर्ड वेलीजली के काल में होता है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जो कि अब लगभग 1799 के आसपास। ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो लगाना है लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाना है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले जो थे पहले भारतीय थे। उन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। उनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। रब गुप्तार जो है उन्होंने गुजराती भाषा में जो है एक पत्रिका प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, यानी कौन घटना कब हुआ था इसको क्रम बताना है। तो क्रम बताना है इसमें देखिए तो सबसे पहले देखिएगा संताल विद्रोह। क्या है संताल विद्रोह? संताल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 से लेकर के 1856 के बीच में। ठीक है, 1855 से 1856 के बीच में। इसके बाद जो आता है ये आता है सिपाहियों का विद्रोह। ये आता है 1857 से लेके 1859 तक ये विद्रोह चलता है। इसके बाद जो देखिएगा तो नील विद्रोह आता है कब? 1859 से लेकर के 1860 के बीच में ये चलता है। इसके बाद जो आता है दक्कन में, दक्कन का जो विद्रोह होता है ये होता है 1875 में। तो इस तरह से इसका आंसर जो मिलाइएगा ये आपको हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर है मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी से जो है ये जुड़े हुए थे और यहीं पे ये जो है विद्रोह का नेतृत्व किए थे और इनको जो है सबसे पहले फांसी की सज़ा दिया गया था। ठीक है, ये देखिए जो है 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई थी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से शुरू किया। उसने अंग्रेज अधिकारी जो था कौन था? हुरियोस जो है हुरियोस और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर जो है हत्या कर दिया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन का है बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है ये पारित हुआ था आपको 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। जब देखिएगा ये 1885 में जो आपका कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी भी स्थापना हुआ था 1885 में ही। 6 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है अपनाया था? ये हो जाएगा कराची सत्र 1931 में। तो कराची सत्र 1931 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और इसी में कहा जाता है मौलिक कर्तव्य जो है प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का है वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो 1823 में जो है लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था जॉन एडम्स। क्या जो है? जॉन एडम्स के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो था ये देखिए अनिवार्य लाइसेंसिंग शुरू करके भारतीय समाचार पत्रों को जो है दबाना था। चार्ल्स मेटकॉफ ने वर्ष 1835 ईस्वी में जो है अधिनियम को निरस्त कर दिया और द लिबरेटर ऑफ प्रेस की जो है उपाधि प्राप्त की थी। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण
का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो नील दर्पण जो है इसके अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो आपका श्रेय जाता है मधुसूदन दत्त को। किसको जाता है? मधुसूदन दत्त को जाता है। नील दर्पण जो है 1858 से 59 के बीच में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया बंगाली भाषा में एक नाटक है। किसके द्वारा? ये नील दर्पण से याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का नाटक है, जिसे जो है मधुसूदन के द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में जो है इसको कन्वर्ट किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का है समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान टाइम्स, उसके संपादक जो थे ये थे के.एम. पन्नीकर। कौन थे? के.एम. पन्नीकर थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र में देखिए, जैसे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो किया गया था, ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। उसी तरह से आता है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता के द्वारा। उसी तरह से कॉमरेड हो जाएगा, कॉमरेड याद रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। उसके बाद याद रखिएगा अल हिलाल। तो अल हिलाल जैसे ही आ जाएगा याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। प्रताप हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। एक आता है इंडिपेंडेंस, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ये भी आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का है पुस्तक के राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, जिसमें ज़्यादातर योग वाली पुस्तक होगा ना, ये आपको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया। जैसे राजयोग योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया और भक्ति योग हो गया। तो ये जो है आपको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जिसमें योग लग जाए ना, ज़्यादातर मतलब कुछ 1-2 अपवाद बुक है जो कि योग नाम का नहीं है, नहीं तो लगभग देखिएगा योग नाम का जितना बुक है से ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही लिखा गया है। उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था बचपन का नाम। और स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दिया गया था, ये महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो महाराजा खेतरी के द्वारा जो है दिया गया था। कब? 1893 में खेतरी राज के महाराजा अजीत सिंह जो थे, अजीत सिंह के कहने पर जो उनको ब्रिटेन कह रहे हैं USA के लिए भेजे थे, ठीक है। USA में उस समय में धर्म सभा का जो है धर्म सभा सम्मेलन चल रहा था। तो ये जो है आपको खेतरी के राजा अजीत सिंह थे, इन्हीं के अनुरोध पे उनको भेजा जाता है और ये खेतरी राजा के द्वारा उनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया जाता है। याद रखिए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। किसके द्वारा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। 1899 में जो है उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया, जो उनका अस्थायी निवास बन गया था। जहाँ पे उनका जो है 1902 ईस्वी में क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन का है किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो ये हुआ था कर्नल सेलिमेन के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, कर्नल सेलिमेन के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन पूछे उस समय में वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो ये गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन ये कर्नल सेलिमेन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ और उस समय में जो गवर्नर जनरल था ये जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन का है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 13वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय जो है किसने बताया था? तो ये बताया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बताया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए पेश किया गया था। इसने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का जो है विस्तार किया। इसी अधिनियम द्वारा जो है अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है प्रयोगशालाओं जैसी नई पहल की भी शुरुआत किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1934 में हुआ था उसमें में भारत का वायसराय जो था लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। लॉर्ड जो था किसके? इरविन। लॉर्ड इरविन के बाद जो आता है यही लॉर्ड विलिंगटन आता है और इसी के समय में कहा जाता है जो सांप्रदायिक पंचाट जो पेश किया गया था ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही
पेश किया गया था। 1940 के आसपास में लॉर्ड लिथगो रहता है। यही लॉर्ड लिथगो के समय में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1930 में देखिएगा तो 1931 में गांधी इरविन समझौता है, इस समय इरविन रहता है। लॉर्ड रीडिंग जो है ये मात्र एक यहूदी वायसराय है, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो ये चारों के बारे में याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। किसने कहा था? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन कर है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा जो है गाया गया था? तो ये जो गीत गाया गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। क्या हो जाएगा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा गाया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी और उनके अनुयायियों ने जो समुद्र किनारे से मुट्ठी भर नमक उठाया, इस प्रकार तकनीकी रूप से जो है नमक का उत्पादन किया और कानून तोड़ दिया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक हिंदुस्तानी संगीतकार ने ऐतिहासिक मार्च के दौरान जो है भजन जो गाया था ये था रघुपति राघव राजा राम वाला जो है गाया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन का है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के अनुपस्थिति में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये अरुणा असफली। कौन हो जाएगा? अरुणा असफलू। ऐसे तो कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये नेतृत्वविहीन था। क्या था? नेतृत्वविहीन था, इसका कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। लेकिन जब गांधी जी की अनुपस्थिति हो गई तो ये इसके समय जो है अरुणा असफली को माना जाता है ये नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने का या वजन एवं माप शुरुआत की थी? कह रहा है निम्नलिखित में से अपने शासनकाल के दौरान नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, सिक्का, नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत जो किया था ये किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। ये टीपू सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद हैदर अली का बेटा था। कौन था? सुल्तान हैदर अली का बेटा था, ये टीपू सुल्तान था। यही चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में ही ये 1799 में जो है मारा जाता है। कब? 1799 में मारा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट देखो 19वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज जो है प्राप्त करने का वादा किया था? तो ये किस आंदोलन में किया गया था जो स्वराज जो है एक वर्ष में हम प्राप्त कर लेंगे? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था जो हम स्वराज जो है एक वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कर है क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो क्लीमेंट एटली जो था उसने घोषणा किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति जो है किस तिथि को जो है हो जाएगा। तो ये जो तिथि रखा गया था 30 जून 1948। कब रखा गया? 30 जून 1948। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। लेकिन देखिए कह रहा है 20 फरवरी 1947। ठीक है, 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 को जो है भारत को छोड़ देंगे। ठीक है, उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि यदि नेतृत्व का समस्या का समाधान नहीं होता है तो ब्रिटिश अपने विवेक से एक केंद्र सरकार का चयन करेगी और प्रांतीय सरकार को शक्तियां जो है सौंप देगी। तो ये जो रखा गया था, लेकिन पहले ही क्या हो गया? 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ादी मिल जाता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन का है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो था ये भारत आया था 3 आदमी मिल के आया था, 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। ये आया था जो है 46 में। कब आया था? 46 में ये कैबिनेट मिशन आया था, मार्च 1946 में। मार्च 1946 यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मार्च 1946 में आया था ये कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था, देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन जो था उसमें 1946 में आया, उसमें कुल सदस्य, कैबिनेट मिशन में कुल सदस्य जो था 32 था। ठीक है, 30 सदस्य बोल रहे हैं, 32 था। कैबिनेट मिशन जो 1946 के नेतृत्व किसने किया था? तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था।
इसमें जो है 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य था। अच्छा, 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य था, ठीक है, यही हम बोल रहे थे, त्रिस्तरीय सदस्य भी इसको बोला जाता है। तो 3 जो सदस्य था वो ब्रिटिश के सदस्य था, जिसमें देखिए भारत के राज सचिव जो है पैथिक लॉरेंस, उसके बाद जो है स्टेफेड क्रिप्स जो था ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष था, और एक जो था एबी अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। इसमें से बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही है। तो कह रहा है देखिए, उन जो है पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, यहाँ पे जो है ये सही दे रखा है। जो है नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधा की देखभाल करता था, सही है। वे जो है बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का जो है उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बोस्ट्रोफेडोनिक शैली क्या होता है, जो ऐसी शैली होता है जिसको हम चित्रात्मक शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रात्मक शैली कहते हैं, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसी को बोस्ट्रोफेडोनिक शैली कहा जाता है, ठीक है। इसी को चित्रात्मक कह सकते हैं, भावात्मक कह सकते हैं, जिसको तो है चित्र के अनुसार दिखाया गया है, अभी तक इसको पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रामायण महाभारत मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किया गया था। तो रामायण महाभारत मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है संकलित किया गया था। ये हो जाएगा शुंग काल में। कब किया गया था? तो शुंग काल में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। शुंग काल के शासक जो था शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षण थे। इस काल में रामायण और महाभारत को जो है अंतिम रूप दिया गया था। हिंदू कानून पर प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति भी इसी के अवधि के दौरान संकलित किया गया था। ये पूछे जो सबसे पुराना स्मृति कौन सा है, यही मनुस्मृति है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है मथुरा और गांधार कला, इसके बारे में जो है कौन सा कथन सही दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए कनिष्क काल में इन दोनों कला का विकास हुआ, एकदम सही है। कनिष्क के काल में ही इस दोनों कला का विकास हुआ था। नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गलत है। गांधार कला में बौद्ध और जैन का प्रभावित मिलता है, इससे गलत है। गांधार कला में सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कह रहा है भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है यह है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष को पराजित किया था, जबकि पल्लवी वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 622 ईस्वी में जो है परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर जो है अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण किया। ऐहोल को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन जो जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये देखेंगे तो ये दर्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा चरवाक दर्शन। कौन हो जाएगा? चरवाक दर्शन हो जाएगा, ठीक है, जो लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है न्याय दर्शन। न्याय किसने दिया है? तो न्याय दिया है गौतम मुनि ने। गौतम के द्वारा प्रतिपादक जो है न्याय मुनि किया गया है। वैशेषिक जो है कनाद मुनि के द्वारा, कनाद के द्वारा। और याद रखिए एक हो जाएगा शंख दर्शन जो हो जाएगा ये कपिल मुनि ने शंख बजाया, तो शंख दर्शन कपिल मुनि के दर्शन द्वारा हो जाएगा। एक है योग दर्शन जो हो जाएगा पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया था। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन का है किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक समय में नहरें बनवाई गई थी। तो दिल्ली में जो देखिए एक दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तुगलक वंश के संस्थापक जो है गियासुद्दीन तुगलक। कौन है? गियासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले जो है अपने दिल्ली क्षेत्र में नहरों का निर्माण कराता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बृहद रूप में नहीं करवाता है। उसके बाद जो आता है गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने नहरों का जाल बिछा दिया। क्या नहरों का जाल बिछा दिया, और नहरों के जाल बिछाने के बाद जो है उस पर कर लेने या कर वसूलने का भी परंपरा शुरू किया। ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान का नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन भारत के संदर्भ में जो है
बागभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध जो है किससे है? तो अष्टांग संग्रह जो हो जाएगा ये किससे से होगा? चिकित्सा के क्षेत्र से हो जाएगा। किसी से? चिकित्सा के क्षेत्र से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कह रहा है इन तीनों विद्वान को एक साथ महान चिकित्सा तिगड़ी माना गया है। और ये कौन कौन हो जाएगा? एक चरक हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा, एक बाणभट्ट हो जाएगा। बांगभट्ट क्या हो जाएगा? एक तो हो गया बांगभट्ट, एक हो जाएगा सुश्रुत, एक हो जाएगा चरक। ये तीनों जैसे चिकित्सा से संबंधित थे। 29 नंबर क्वेश्चन का है चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से जो जाना जाता है ये शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को, किसको? शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ई से एकता, एक से इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत जो है किया गया था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था कहा जाता है, और ये गुलाम भी था। कौन था? तो गुलाम भी था, दामाद भी था। इसीलिए जो है कहा जाता है गुलाम वंश में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश शासक था जो राजधानी दिल्ली सल्तनत का पहले था लाहौर में, उसको जो है दिल्ली में ला देता है इल्तुतमिश के द्वारा ही। इसी का बेटी थी रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट देखिए 31वां क्वेश्चन का है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों से हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर का संबंध। ओलेरिकल्चर जो हो जाएगा सब्जियों से, ओलेरिकल्चर का संबंध हो जाएगा। और कीटों से जो संबंधित होगा ये होगा एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। कीटों से, फलों से याद रखिए तो क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। सब्जी से याद रखिए ओलेरिकल्चर, और फलों से याद रखिए तो फलों से हो जाएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट 32 में क्वेश्चन कर रहा है इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इको मार्क प्रतीक जो हो जाएगा ये हो जाएगा पर्यावरण के सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 33 में क्वेश्चन कर रहा है एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत जो होगा ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम जो है खत्म होने वाला, जो चीज़ खत्म होने वाला होगा ये हो जाएगा अनवीनीकृत, ठीक है। और जो कभी भी प्राकृतिक में खत्म नहीं हो ये होगा नवीनीकृत। तो जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये हो गया जो है नवीनीकृत ऊर्जा। जैसे वायु ऊर्जा, जो हवा कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये भी नवीनीकृत ऊर्जा हो जाएगा। बायोगैस भी जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे धान के खेत में देखिएगा तो मीथेन गैस होता है। जैसे गाय भैंस सब जो है ये पौज करता है तो उसमें भी मीथेन गैस निकलता है। तो ये सारा बायोगैस हो गया, तो ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन पेट्रोलियम क्या है? जमीन के अंदर जो सुरक्षित है और ये खत्म होने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन का है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में जो है सबसे कम रहा है? तो सबसे कम जो रहा है ये रहा है आपका 34 जो है वैशाली में रहा है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। और ये कितना है? तो वैशाली में है 904 है जो है बच्चे का लिंगानुपात। ऐसे पूछे बड़े आदमी का लिंगानुपात बिहार में कितना है? तो 918 है। 918 है बिहार में। देखिए बिहार से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट किताब जो है आपको इम्तियाज़ अहमद सर का होता है। और इम्तियाज़ अहमद सर का बिहार का जो स्पेशल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है 2024वां संस्करण का, उसको हम लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। तो वो आप जा करके देख लीजिएगा, जिससे बिहार से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको छूटने वाला नहीं है। तो उसमें हम हो सकता है आज नहीं तो कल जो एक चैप्टर बचा है बिहार ज्योग्राफी के बारे में, तो इसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो उसको भी जा करके आप देख लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए कह रहा है पहला नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। और यही भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है अवनी लेखरा जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, ये भी सही है। इसके बाद आता है कृष्णा नागर जो है पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए मित्राब गुहा, क्या है? मित्राब गुहा, ये हॉकी गलत दे रखा है। मित्राब गुहा जो हो जाएगा शतरंज से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन का है समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दृष्टि के लिए हम जानते हैं दृष्टि के लिए रेटिनॉल का संबंधित होता है। और रेटिनॉल किसका नाम है? तो विटामिन
ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। और रेटिनॉल जो होता है हमारे आँख के स्रोत के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा पपीता में विटामिन ए का स्रोत मिलता है। इसके बाद दूध हो गया, गाजर हो गया, ये सब विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो सुगम्य भारत अभियान जो है किस चीज़ से संबंधित है? ये हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। किससे? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, बी हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को का स्थापना 9 नवंबर 1945 कब हुआ था? 9 नवंबर 1945। यहाँ पे 4 लगा लीजिए तो हो जाएगा 4 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है 39 नंबर विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर बिहार के जो आपको गया जिला में, कहाँ पे है? गया जिला में है। इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। इसका निर्माण जो देखिएगा तो रानी अहल्याबाई, क्या हो जाएगा? रानी अहल्याबाई के द्वारा किया गया था। यह मंदिर जो है मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अष्टकोणीय आकार की इस मंदिर के भव्यता को बेहद आकर्षण जो है बनाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो यह है धैर्य और दृढ़ता। क्या हो जाएगा? धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो स्वर धरोहर का उत्सव का जो आयोजन किया गया था ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और ये दिसंबर 2022 में, कब किया गया था? दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था। इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति जो हो जाएगा ये हो जाएगा खड़गपुर में। कहाँ पे? खड़गपुर में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसी तरह से देखिए भारत का सबसे जो है सुपर कंप्यूटर जो हो जाता है ना, तो सबसे पहला जो आता है उसका नाम क्या है? सबसे पहला जो हो जाएगा उसका नाम देख लीजिएगा एक बार, ध्यान नहीं आ रहा है। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा ये भारत का अब परम 8000, हाँ परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अभी फिलहाल देखिएगा तो परम शक्ति तो हो गया कहाँ पे? IIT खड़गपुर में। इसी तरह से देखिए कामरूप एक IIT असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। तो असम में जो है स्थापना किया गया है, ये असम की राजधानी गुवाहाटी में। तो IIT गुवाहाटी में जो किया गया है परम कामरूप किया गया है। इसी तरह से एक याद रखिएगा रुड़की में जो किया गया है, ये किया गया है रुड़की में जो आपका IIT रुड़की में किया गया है परम गंगा। ठीक है, परम गंगा यहाँ पे स्थापना किया गया है। 43वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ये मिस्र के साथ मिलकर किया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? ये फितूर जो है आयोजित किया गया है स्पेन में। कहाँ पर किया गया है? स्पेन में किया गया है, मैड्रिड में। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। यही मैड्रिड में जनवरी 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी मेला फितूर का आयोजन किया गया है। 45वां क्वेश्चन कर रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें एक असत्य कथन है, बाद बाकी सब सही दे रखा है, तो यही आपको चुनना है। 45 नंबर कह रहा है बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, एकदम सही बात है। इसमें बिहार का स्थान जो है अंतिम है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, जो यही यहाँ का टिक लगाना है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ पर है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है, बिहार का स्थान अंतिम नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें बिहार अंतिम से तीसरा स्थान पे है, तो बिहार अंतिम से तीसरा स्थान पे है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 46वां क्वेश्चन कर रहा है फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में जो है भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको जो प्राप्त हुआ है 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बी लगाना है। 47वां क्वेश्चन कर रहा है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें असत्य देखेंगे कौन सा दे रखा है। कह रहा है गोल्डन बूट पुरस्कार जो है किलियन एम्बापे को दिया गया है, सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। क्या है? ये यहाँ पे गलत दे रखा है क्योंकि ये जीता है तीसरी बार, ये जीता है तीसरी बार। ठीक है,
फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है, ये भी यहाँ सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना का जो है ये तीसरी बार जीता है, यहाँ पे दे रखा है आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु, जो है तमिलनाडु बन गया है। दिसंबर 2022 में जो है शुरू किया है। कब किया है? दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में जो है शुरू किया है। 49 में क्वेश्चन कह रहा है, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा। किसे? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ब्रायोफाइटा विभाग के पौधों के पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। अधिकांश पौधे जो होते हैं हरे एवं छोटे होते हैं। इस विभाग के जो देखेंगे पौधे में संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम जो है अनुपस्थित रहते हैं। इनका जो मुख्य उदाहरण देखेंगे तो मॉस देखिए, रिक्सिया देखिए, मार्केसिया देखिए, ये आदि हो जाएगा। 50 में क्वेश्चन कर रहा है, सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये होता है कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। अस्थि है तो अस्थि क्या हो जाएगा? जो है संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? संयोजी उत्तक हो जाता है, जिसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। पित्त का निर्माण होता है तो पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। यकृत जो है मानव शरीर का क्या है? सबसे बड़ा जो है ग्रंथि है या सबसे बड़ा अंग भी कहा जाता है। हालांकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है संवेदी अंग जो होता है ये त्वचा होता है। यदि मानव शरीर को पूछे सबसे बड़ा संवेदी अंग तो त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर का जो है अंत एवं बाह्य ग्रंथि हो जाएगा ये अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का जो हृदय है ये किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? तो ये हो जाएगा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के द्वारा जो है घिरा रहता है, ये हृदय हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर कार्डियम जब लगा रहे हैं तो हृदय याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 54 में क्वेश्चन कर रहा है, रेजिन। रेजिन किस पौधों का उत्सर्जन पदार्थ है? तो रेजिन जो हो जाएगा ये हो जाएगा चीड़ का। किसका हो जाएगा? चीड़, जिसे ही हम पाइन कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको लगाना है सी लगाना है। 55 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है प्यूटरिटी जिसे पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के जो है एक सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होता है। प्यूटरी ग्रंथि से जो है निम्नलिखित हार्मोन स्राव होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हार्मोन पूछेगा तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन, जिसे हम साइमोट्रोपिन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। उसके बाद देखिए थायराइड को जो प्रेरक हार्मोन जो होता है, जिसे हम टीएसएम कहते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्राव होता है। इसके बाद आता है एंड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? एंड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ये भी आपको पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। यह इसका प्रमुख जो है ग्रंथि से स्राव होने वाला था। नेक्स्ट देखिए 56 में क्वेश्चन कर रहा है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो पक्षी एवं चमगादड़ का जो पंख है ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असमजात अंग का। किसका हो जाएगा? असमजात अंग का हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन का है, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होगा? ये हो जाएगा त्वरण का। क्या हो जाएगा? त्वरण को हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, जिसे हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा टाइम, समय बटा समय हो जाएगा। ठीक है, समय हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा ये ऊपर चल ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा तो टाइम t² हो जाएगा। ये जो है 2 टाइम का प्रयोग हो गया, इसके लिए त्वरण हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन कर रहा है, बस के जो अचानक रुकने से बस में बैठे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा गति का जरूरत। क्या हो जाएगा? गति का जरूरत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम पे ये जो है ये कार्य करता है। क्या करता है? न्यूटन के प्रथम नियम पे कार्य करता है ये जरूरत का नियम। जरूरत का जो है 2 नियम होता है, एक तो होता है विराम जरूरत और दूसरा जो होता है गति जरूरत। ठीक है, एक तो होता है विराम जरूरत और दूसरा जो होता है गति जरूरत, और ये न्यूटन के प्रथम नियम पे काम करता है। न्यूटन के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा निकलता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजन निकलता है,
तीसरे नियम से बल का प्रकृतिक एवं दिशा के बारे में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन का है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की जो युक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। इसका आंसर बी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन का है यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में दुगुना जो है वेग को जो है दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव करेगा। तो किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देंगे तो उसके गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका, उसके गतिज ऊर्जा का चौगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। इसका आंसर जो है आपका लगाना है डी लगाना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो यदि हम इसको दुगुना करेंगे तो इसमें जो है वेलोसिटी में दुगुना कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन का है वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जन करती है वे कहलाती है। वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं, और ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगा प्रतिदीप्त कहलाए। क्या कहेगा, प्रतिदीप्त। इसका आंसर जो है एक हो जाएगा, ल्यूमिनियस हो जाएगा, या प्रतिदीप्त कहते हैं, ये हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन का है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगा ये होगा धनात्मक होगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन का है दूरदृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो दूर यानी जो है दूर के वस्तु तो हम स्पष्ट देख लेंगे। देखिए इसमें ना बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम होते रहता है, दूर दृष्टि दोष यानी दूर के वस्तु को स्पष्ट देखेंगे, नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जब दूर के वस्तु को हम स्पष्ट देखेंगे और नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो इसके लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु को तो देखेंगे लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देखेंगे, तो उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूर दृष्टि है तो इसका आंसर बी लगाना है। 64 नंबर क्वेश्चन का है वोल्ट मीटर का कार्य होता है। तो वोल्ट मीटर का कार्य जो होता है ये होता है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। वोल्ट मीटर का काम होता है विद्युत के दो बिंदु के बीच में जो विभवांतर होता है उसको मापने का काम वोल्ट मीटर का होता है। 45 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन का है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का जो है द्रव में जो है परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, उसे संघनन कहते हैं। या उद्वापातन बार बार क्वेश्चन आता है जब किसी ठोस को जो है गैस में डायरेक्ट हम बदलते हैं तब उद्वापातन कहते हैं, लेकिन गैस को यदि द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उसे संघनन कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ को कणों को एक साथ जो है बांध कर रखने वाला बल को जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, ये कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय दर पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसको किया जाता है, ए हो जाएगा पृथक्करण कीप विधि द्वारा। किसके द्वारा, पृथक्करण कीप विधि द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको जो है जला या जिसको जो है अलग कर देने के बाद दोबारा जो है उसको हम जो है ला सकते हैं उस जो रूप में रहता है उसी रूप में। जैसे जल का जमना देखिए, तो जल को जमाएंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, फिर जल बन जाएगा। तो भौतिक राशि में क्या होता है, भौतिक राशि में जो भौतिक परिवर्तन में जो भी वस्तु होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसके पुनरावृत्ति उस रूप में ला ले, उसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाए तो उसको हम फिर से सही नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती यदि जल जाएगा तो फिर से हम इसको सही नहीं कर सकते हैं। कोयला जल जाएगा तो फिर उसको हम कोयला में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। 70वां क्वेश्चन का है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है ये आपका 3 होता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है, जिसकी संयोजकता देखेंगे तो 3 होती है। 71वां क्वेश्चन का है परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होती है। तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक जो होता है ये होता है आपका पोटासियम। क्या होता है, पोटासियम होता है। यहाँ पे इसका आंसर के हो जाएगा। ठीक है।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की जो है कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर जस्ता का परत चढ़ा देंगे, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, या जस्ता का परत चढ़ा देंगे या गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, दोनों याद रख सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन का है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है या ठोस होता है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर C20H42 क्या हो जाएगा, C20H42 हो जाएगा, जो कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में रहता है। 74वां क्वेश्चन का है संविधान सभा में मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन बने थे, ये जो अध्यक्ष बने थे ये सरदार पटेल जी बने थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन का है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर जो है वकालत करने से जो है मनाही किया गया है। तो ये किया गया है भारत के किसी भी न्यायालय में, क्या हो जाएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में जो है अपना न्यायिक काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन का है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य के वास्तविक कार्यपालिका का जो शक्ति है इसका प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो होता है जो मुख्यमंत्री के पास होता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ वास्तव में जो है उसके हाथों में ही होती है और वह उनका आवश्यकता अनुसार जो है प्रयोग भी करते हैं। 77वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं हमारे संविधान के जो है अनुसूची 7 में केंद्र राज्य के संबंध में चर्चा किया है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध में जो चर्चा है उसमें जो है आपका 3 तरह का सूची का जो है चर्चा किया गया है, जिसमें एक आता है संघ सूची, एक आता है राज्य सूची, एक आता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो यही राज्य सूची है। तो बता रहा है इसमें से कौन सा जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हो जाएगा कृषि जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा जो देखिएगा तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, और दंड विधि भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है। 78वां क्वेश्चन का है अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग जो है बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन का है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के कार्यकाल जो होता है ये आपको 2 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए होता है। 80वां क्वेश्चन का है राज्य के अधीन क्या है। तो राज्य के अधीन जो हो जाएगा ये आपका आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुत्वता होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, जो राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुत्व होता है। 81वां क्वेश्चन का है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। तो भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है, ये होता है वोट देने का अधिकार। क्या होता है, वोट देने का अधिकार। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में देखिएगा 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 61वां संविधान जो है संशोधन 1988 में किया गया, जिसमें आपको 21 वर्ष पहले था, 21 वर्ष आयु में आप वोट दे सकते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ किसके लिए हुआ, इसमें जो है जो वोट देने का अधिकार जो 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, और ये वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान का आर्टिकल 326 में चर्चा किया गया है, क्योंकि 324 में देखिएगा तो हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। 82वां क्वेश्चन का है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने सीटें जो है आरक्षण होती है। यहाँ पे जो हो जाएगा 82 का जो है हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 सी हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन का है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसका कथन था। तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु के द्वारा ये कहा गया था। अरस्तु कौन थे, तो सिकंदर के जो गुरु थे ये अरस्तु थे। 84 नंबर क्वेश्चन का है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का स्तर जो है उसका आकलन जो किया जा सकता है तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसके द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा।
85 में क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, ठीक है, और ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस क्षेत्र में जो है निजी एवं सरकारी दोनों तरह का व्यापारी का अस्तित्व हो। क्या हो जाएगा? निजी और सरकारी दोनों तरह का क्षेत्र का अस्तित्व हो, उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट 87 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में धान के फसल उत्पादन में जो सबसे अग्रणी जिला कौन सा है। तो बिहार में धान की फसल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा रोहतास। कौन हो जाएगा? रोहतास। तो सी हो जाएगा। कह रहा है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट के जो सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत जो है संबंधित है। ये महाविस्फोट का सिद्धांत जो देखिएगा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था ये किया गया था महाविस्फोट के सिद्धांत का ये किया गया था जॉर्ज लेमेंत्रे। क्या है? जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा किया गया था। और ये लेमेंत्रे के द्वारा कब किया गया? तो ये वर्ष 1927 में। कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था, जिसे जो है वर्ष 1949 में फ्रेड हॉल ने बिग बैंग नाम दिया। किसके द्वारा? तो फ्रेड हॉल के द्वारा बाद में इसको जो है बिग बैंग नाम दिया गया। 89 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकती है। तो कौन सा संयंत्र जो है शक्ति एवं खाद्य जो है दोनों दे सकती है? ये हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस में देखिए गोबर, तो गोबर से यूज करिएगा तो क्या हो जाएगा? गोबर से आप गैस निकालिएगा तो मीथेन गैस निकलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? खाना भी बना सकते हैं। और इस गैस का प्रयोग जो है शक्ति के लिए भी कर सकते हैं, जैसे बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। और बाद में जो गोबर बचेगा, अपशिष्ट बचेगा, उसको हम जैविक खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर जो है बायो संयंत्र लगाना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का है इनमें से जो है किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रति जो है दिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये जो कहा गया था आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन कर रहा है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे को बात नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग जो होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो जहाँ पे यदि मीडियम ही नहीं होगा तो वहाँ पे ध्वनि क्या होगा? जो आवागमन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या एक आदमी दूसरे आदमी का जो भाषा नहीं सुन सकता है या आवाज़ नहीं सुन सकता है, तो होगा वहाँ पे वायुमंडल नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, यहाँ पे निर्वात है। निर्वात में जो है ध्वनि का वेग गमन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। 92 क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो समय है समय की प्राकृतिक इकाई नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मानक समय। क्या हो जाएगा? मानक समय। यहाँ पे सी हो जाएगा। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पे इसका जो है आंसर जो हो जाएगा जो ये हो जाएगा। सवाना सबसे ज़्यादा देखिएगा तो अफ्रीका में केनिया और तंजानिया के क्षेत्र में, केनिया और तंजानिया के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो सबसे जिला जो हो जाएगा कच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात का कच्छ एरिया सबसे बड़ा है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो यही सेम चीज़ रहेगा, तो कहीं के लेह भी रहता है। लेह और कच्छ में जो है कन्फ्यूजन रहता है, कभी लेह रहेगा तो कभी जो आपका कच्छ रहेगा, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा, नेट से सर्च मार लीजिएगा। 95 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है ये है बुलर झील। कौन है? बुलर झील है, जो कि कहाँ पे है? जो कि जम्मू कश्मीर में है ये बुलर झील। इसी झील से जो है झेलम नदी, झेलम जो है नदी जो है गुजरती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन का है किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
97वां क्वेश्चन कह रहा है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो अपने प्रदूषण के कारण जो है इसमें से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना लगा है। तो ये दामोदर, कौन सा, दामोदर नदी हो जाएगा। जो दामोदर नदी का उद्गम देखिएगा तो छोटा नागपुर के पठार से होता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत एक पलामू नाम की पहाड़ियाँ हैं, क्या पलामू नाम की पहाड़ियाँ है, यहीं से उद्गम होता है और यह भी फिलहाल जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है प्रदूषण के कारण। 98वां क्वेश्चन का है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है ये आपको नागपुर में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन कह रहा है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर होता है। ये सदाबहार वर्षा वन में होता है। कहाँ पे, सदाबहार वर्षा वनों में जो है ये होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक जो हो जाएगा सबसे बड़ा ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। कौन है, चीन हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का है, देखिए मैथ के क्वेश्चन दे रहा है, इसका हम सॉल्यूशन आपको मिला देते हैं, आप लोग सोल्व करिएगा और इसका आंसर फिर मिला लीजिएगा। इसका आंसर जो है 101 का 16.1/3% हो जाएगा। 102 का आंसर मिलाइएगा तो 625 यानी बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 103 का आंसर मिलाइएगा, इसका 9.11 हो जाएगा। इसके बाद 104 का आंसर मिलाइएगा, 104 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका 140/37 क्या हो जाएगा, 140/37 यहाँ पे दे रखा है गलत, यानी 240/37 हो जाएगा, 240/37 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 105 का आंसर मिलाइए, यहाँ पे 240 पाई हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 106 का जो आंसर हो जाएगा, 106 का हो जाएगा 1000 क्या हो जाएगा, 1000 सी हो जाएगा। 107 का आंसर जो देखिएगा तो 5000 क्या हो जाएगा, सी 5000 आंसर हो जाएगा। 108 का जो आंसर मिलाइएगा यहाँ पे 24 यानी बी 24 आंसर हो जाएगा। 109 का जो आंसर मिलाइएगा 109 का 28 यानी यहाँ पे सी हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। 110 का आंसर लगाइए यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसमें बी 10 आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर जो मिलाइएगा 111 का यहाँ पे 4 आएगा, 4 भराएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 112 का आंसर जो मिलाइएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा तो ए हो जाएगा। 113 का आंसर शनिवार क्या हो जाएगा, शनिवार ए आंसर होगा। 114 का आंसर जो मिलाइएगा यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी लगाइएगा। 115 का आंसर जो है जंगलू क्या हो जाएगा, जंगलू यानी ए हो जाएगा। विषम ज्ञात करने के लिए 116 में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एडमिरल क्या हो जाएगा, एडमिरल हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है अन्य सभी पद देखिए तो थल सेना से संबंधित है, जबकि एडमिरल क्या है, जल सेना में होता है। तो 117 का जो आंसर देखिए तो 117 का आंसर जो आपका आएगा ई और डी क्या आ जाएगा, ई और डी यानी बी हो जाएगा। 118 का जो आंसर मिलाइएगा तो मंगलवार हो जाएगा, ए हो जाएगा। 119 का जो आंसर है ये 99 आएगा और 120 का जो आंसर मिलाइएगा यहाँ पे 123 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। इस तरह से 120 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम आपको बताएं जितना भी सेट हुआ है सबका PDF हम पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आप करके आप अपना सोल्यूशन मिला सकते हैं, जो आपका सही हुआ है कितना और कितना गलत हुआ है। इससे क्या है, जो आपका तैयारी जो चल रहा है उसमें आपको बूस्टअप का काम करेगा, प्लस आपको पता चलेगा जो मेरा कितना तैयारी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।